अभी हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता होता है कि हमारे पास कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके बारे में हमने पहले 2 क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है? जो पोलर होते हैं वो क्या करता है, क्रॉस नहीं कर पाता सेल मेम्ब्रेन को। क्यों? क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, नॉन पोलर थी, ठीक है? जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन ईज़िली क्रॉस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास कौन-कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि सबसे पहले होता क्या है, कि पैसिव का मतलब क्या है और एक्टिव का मतलब क्या है। जैसे कि मान के चले कि एक्टिव एक्टिव के नाम में लिखा है एक्टिव, मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब हम यहाँ पर कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, एनर्जी। और हमें पता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। हमारे बॉडी में जो एटीपी बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बन रही है, वही तो है हमारी एनर्जी, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव प्रोसेस में एटीपी हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे या यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं पैसिव की बात करूँ तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि पैसिव में क्या हमें एटीपी लगती है क्या? नहीं लगती। यहाँ पर जो एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पर एटीपी हमें नहीं लगती, यहाँ पे नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो ये हो गया जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं आगे कि किस तरह यहाँ से ये मतलब ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है? चलो, तो अब हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी कितने टाइप्स होते हैं, उसमें भी क्या डिवीजन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट अगेन गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज योर सिंपल डिफ्यूजन, एक है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है? और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो क्या कहा हमने कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, एक है हमारा सिंपल डिफ्यूजन और एक है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से कोरिलेट करवाता हूँ। जैसे मान के चले कि यहाँ पर ये बंदा खड़ा है, ठीक है? ये बंदा खड़ा है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। लेकिन अभी ये बंदा ये पैदल जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम कोई हेल्प ले रहे हैं क्या, किसी की हेल्प ले रहे? नहीं, ये बंदा खुद ब खुद के पैर से जा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं आपको मैं फैसिलिटी दे दूँ, किसकी, कार की फैसिलिटी दे दूँ, तो आप क्या कर रहे हो, आप कार से बाय पॉइंट ए टू कहाँ पर जा रहे हो, पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो। तो हमने क्या किया, खुद को फैसिलिटी प्रोवाइड करी, कार से गए हम कहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पहला पहला जो एग्जाम्पल था वो क्या है, वेल जस्ट सिंपल सिंपल ट्रांसपोर्ट है ये, सिंपल ट्रांसपोर्ट। और ये क्या है, ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो भी क्या होता है, दो तरह के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल सा हमने क्या देखा कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वहाँ पर हमें कोई भी किसी भी ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पर हमें जो एंटिटी को हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी एंटिटी की हम क्या नहीं लेते, हेल्प नहीं लेते। जबकि अगर फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल या एंटिटी या ट्रांसपोर्टर की हम क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है, कार से ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पर क्या की जा रही है, खुद के लिए हेल्प ली जा रही है बाय कार, ठीक है? समझ आई बात? तो अब हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की होता क्या है। जैसे कि हमने पहले क्लास में देखा था ना, ये देखिए, ये हमारी है सेल, ये हमारी सेल और ये है हमारी सेल। और यहाँ से हमने क्या क्या देखा था, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है या ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। पढ़ा था ना हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है भला, पहले क्लास में पढ़ा था कि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं सेल के अंदर। और जब ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी। लेकिन एटीपी के साथ बाय प्रोडक्ट क्या मिलते जा रहा है हमें, बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यही तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सेल के अंदर कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब मुझे एक बात बताए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर कम है, हाँ डेफिनेटली कम है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डिक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सेल की कम है और सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ पर जाना शुरू करेगा, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। उसी तरह हम अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की,
उसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो आपने पढ़ा है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है, सेल के बाहर या सेल के अंदर? सेल के बाहर। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के क्या होता है, बाहर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हमने क्या किया, देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, ग्लूकोज को किसके साथ मिला दिया, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ मिला दिया। तो हम ये जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलाने वाली जो रिएक्शन जिसको हमने ऑक्सीडेशन बोला था, ये रिएक्शन हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली चलते जा रही है, जिसके चलते जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है सेल के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है। और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बाहर, तो क्या ऑक्सीजन सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा। और ये क्यों हो पा रहा है भला? क्योंकि देखिए जो ऑक्सीजन का नेचर क्या है, ये क्या है, ये जो ऑक्सीजन है हमारा, इसका नेचर क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है? ये हमारा नॉन पोलर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा मुझे बताएं, सेल मेम्ब्रेन क्या थी, सेल मेम्ब्रेन जो ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये पोलर थी या नॉन पोलर थी? ये भी थी हमारी नॉन पोलर। तो हमने ये पढ़ा था ना कि जो सिमिलर चीजें होगी वो क्या करेगी, सिमिलर सिमिलर मीडियम में क्या कर पाएगी, ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर है और क्योंकि हमारा ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सिंपल ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। देखिए तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जा रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसी की हेल्प ले रहा है? क्या हम कोई ट्रांसपोर्टर की या कोई चैनल की हेल्प ले रहे हैं? नहीं ले रहे। क्या ऑक्सीजन सेल के अंदर जब जाएगा तब यहाँ पर ऑक्सीजन किसी की हेल्प ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन? हाँ, बोल सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी सिंपल डिफ्यूजन, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में इसके पहले हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, मैंने आपको बात याद है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यहाँ पर अगरबत्ती जला दी तो क्या होगा, अगरबत्ती की स्मेल क्या करेगी, अगरबत्ती की स्मेल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्प्रेड कर रही है। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन कहाँ है, फ्रेग्रेंस जो आ रहा है, फ्रेग्रेंस का कंसंट्रेशन सबसे पहले इनिशियली कहाँ पर ज़्यादा है, पॉइंट ए पर। कहाँ पर कम है फ्रेग्रेंस इनिशियली, पॉइंट बी पर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो स्मेल है वो जा रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन या हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो याद रखना ये बात, क्या बात याद रखना है कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वहाँ पर जो भी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट हो पा रही है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कहा जहाँ पर वो जाती है वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। इसका और एक एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि मान के चले कि ये हमारे पास है बीकर, ये हमारे पास है बीकर, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे बीकर से, ये हमारा दूसरा बीकर। अच्छा मुझे एक बात बताए, अगर मैंने इसमें 1 लीटर वाटर डाल दिया, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर 1 लीटर वाटर मैंने डाल दिया, ठीक है, और अगर मैं दूसरे बीकर की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास है ओनली, चलो ठीक है इसको 1/2 लीटर कर देता हूँ मैं, 1/2 लीटर वाटर है मेरे पास, ठीक है, 1/2 लीटर वाटर है। ठीक है, अब देखें तो वाटर का लेवल ये है बीकर ए और ये है बीकर बी। अब मुझे एक बात बताए, अगर मैं दोनों बीकर को कनेक्ट कर दूं तो वाटर कहाँ से कहाँ पर बहेगा, कहाँ से कहाँ पर फ्लो करेगा? डेफिनेटली वाटर जो जाने वाला है वो कहाँ से कहाँ पर जाने वाला है, पॉइंट ए या पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट बीकर ए से बीकर बी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है या वाटर का जो लेवल है वो बीकर ए में क्या है, ज़्यादा है, और बीकर बी में क्या है, कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट जो होने वाला है वो कहाँ से कहाँ पर होने वाला है, बीकर ए से बीकर बी में। तो ये भी क्या है, एक डिफ्यूजन की प्रोसेस ही है। तो ये एक कोरिलेशन है, बस जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि डिफ्यूजन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो सिंपल सा मतलब हमें ये पता चला कि डिफ्यूजन का मतलब है कोई भी चीज़ जब उसके हाई लेवल से लो लेवल तक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। अभी हमारी हेडिंग है कौन कौन से फैक्टर है, क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं भला? देखें यहाँ पर हमारा जो पहला फैक्टर है, जैसे कि मान के चले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में समझाता हूँ क्या होता है ये, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान के चले, फिर से एक बार वही एग्जांपल,
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जैसे मान के चले कि ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इमेजिन करें कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन पास हो सकता है, क्या सोल्यूट पास हो सकता है कि यहाँ से नहीं हो सकता, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ए साइड में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8, ठीक है। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बी साइड में हमारे पास अभी यहाँ पर कितने ड्रॉ करे मैंने, 2, तो मुझे एक बात बताए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन से डायरेक्शन में है यहाँ पे, देखे तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का कहाँ पर ज़्यादा है, ए साइड में ज़्यादा है, देखे कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का ए साइड में ज़्यादा है, तो बी साइड में बताए तो बी साइड में कंसंट्रेशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पर 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मुझे बताए वाटर कहाँ से कहाँ पर मूव करेगा, फिर उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वाटर का जो मूवमेंट होने वाला है वो कहाँ से कहाँ पर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो भी मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ पर होगा, कौन से डायरेक्शन में होने वाला है, वो होने वाला है डायरेक्शन ए से लेकर बी की तरफ, ए से लेकर बी की तरफ। तो इससे हमें क्या पता चला कि वाटर इज मूविंग, मैं लिखता हूँ यहाँ पर वाटर इज मूविंग, वाटर इज मूविंग फ्रॉम its higher level या higher concentration to lower concentration, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्या है हमारी, ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ठीक है। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार, देखें तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस साइड में कितने, बी साइड में कितने, 2, 1 और 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकालता हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू ए साइड में कितने हैं हमारे पास टोटल, 8 है, 8 माइनस 2 तो कितना हो गया, 6 का हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। अब इमेजिन करें आप इमेजिन करें कि यहाँ पर मैंने फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स या 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया। अब बताए तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा कितना बन रहा है, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पहले थे हमारे 8, अब मैंने 4 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए तो हमारा कितना हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स, 12। और ये साइड में कितना हुआ, बी साइड में कितना है हमारे पास अभी भी 2, तो मैं क्या करता हूँ अभी -2, तो कितना हुआ यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना आ रहा है, 10। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, देखे ये जो पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था वो कितना था, 6, अभी कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, 10। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब जैसे याद रखना ये बात, क्या बात याद रखना है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ाते हो तो जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। मतलब पहले केस से अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो दूसरे केस में जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो मोमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मोमेंट है वो क्या होगा, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। समझ आई क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। और कौन सा फैक्टर होता है जो सिंपल डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करता है हमारे पास, सोल्यूबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सोल्यूबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बारे में हमने तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर बात करें। देखिए ये थी हमारी क्या, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन या सेल, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट में कम होता है या ज़्यादा, कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ पर मूव करेगा, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट क्यों कर पा रहा है यहाँ से, ये जो रेड जो हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, जो सेल है यहाँ से ट्रांसपोर्ट क्यों कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नेचर क्या पढ़ा था हमने, ये है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या है ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा मुझे एक बात बताए, ये जो रेड सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, ये हमारी नॉन पोलर, ठीक है। क्या है ये, नॉन पोलर, हमने पढ़ा था
अगर मैंने ऑयल को वाटर में मिला दिया तो क्या वो मिसिबल है? नहीं है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? अलग है। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी हमारी क्या है? नॉन पोलर है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा? हाँ, करेगा। इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर पा रहा है? सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा? सोल्युबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो क्या हम बोल सकते हैं ना यहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी क्या है? लिपिड मेम्ब्रेन में ज़्यादा है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर पा रहा है? ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, तो ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन भी क्या है हमारा? नॉन पोलर। सेल मेम्ब्रेन क्या है? नॉन पोलर है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? नॉन पोलर है। तो क्या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगा सेल के अंदर? हाँ, हो पाएगा। और क्यों हुआ है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या है? सोल्यूबल है। कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन में। और क्यों सोल्यूबल है, ऐसा अगर किसी ने पूछा तो क्या है इसका रीजन? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी हमारा नॉन पोलर है, और सेल मेम्ब्रेन भी हमारी क्या है? नॉन पोलर है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। तो ये है दूसरा फैक्टर, क्या? सोल्युबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इससे हमने ये पढ़ा कि अगर हमने पोलर मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहा, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा डायरेक्टली? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन में सोल्यूबल नहीं होता। इसके लिए हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके लिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। बट अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड डायरेक्टली टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल है हमारा पोलर, जिसके पास आइदर निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है क्या है? नॉन पोलर है। समझ आई बात? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इनकी सोल्युबिलिटी क्या है लिपिड मेम्ब्रेन में? कम है, या हम बोल सकते हैं कि सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और जब सोल्युबिलिटी नहीं है, जब मॉलिक्यूल ही सोल्यूबल नहीं है, तो क्या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा फैक्टर, सोल्युबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। और कौन सा फैक्टर होता है इसके अलावा? इसके अलावा हमारे पास होता है तीसरा फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब ये कैसे भला? देखिए, ये फिर से मैं बनाता हूँ यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी है सेल। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं फिर से एक बार अगर हम ग्लूकोज की बात करें, अगर ये है बंदा ग्लूकोज, ठीक है, ये है ग्लूकोज। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ग्लूकोज पोलर है या नॉन पोलर है? ग्लूकोज पोलर है या नॉन पोलर है? ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाने के बजाय मुझे निगेटिव दिखा दूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, तो ग्लूकोज पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मुझे एक बात बताए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की अगर बात करें, ये हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ग्लूकोज क्या है? एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल है। तो ये क्या यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? क्या सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि ग्लूकोज का जो साइज़ है, साइज़ क्या है ग्लूकोज का? साइज़ बड़ा है। साइज़ क्या है? बड़ा है। और जो पोर्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उसका साइज़ कम होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन में ऐसे डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो क्या कर सके? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, उसके बारे में हम आगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पे हमने क्या याद रखा कि जो ग्लूकोज है उसका साइज़ क्या है? बड़ा है। और जब साइज़ बड़ा है तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा और रीज़न है क्या? कि ग्लूकोज क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है ये? पोलर है। और क्यों पोलर है? क्योंकि ग्लूकोज के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये कैसे होता है? देखिए, हमने सबने क्लास 12th में पढ़ा है, क्या फार्मूला होता है ग्लूकोज का? 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से ही तो होता है ना, CH2OH, OH, 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 और यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है? अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर स्ट्रक्चर, बट शायद हो सकता है कि यही हो, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अच्छा, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, जब ये बड़ा है तो क्या यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कितने सारे हाइड्रोक्सिल है। देखिए, चेक करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? पोलर ग्रुप है। ये सारे क्या है? पोलर ग्रुप्स है। और जब ये पोलर होगा तो क्या ट्रांसपोर्ट कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन से? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। ग्लूकोज क्या है? पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है। और इसीलिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिक्यूलर वेट में क्या क्या पढ़ा कि जैसे जैसे आप अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हो सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का, तो ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा फैक्टर जिसको हमने बोला मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा फैक्टर होता है? और होता है हमारा चौथा फैक्टर, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑफ सीएम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान के चलते हैं कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये है हमारी दूसरी सेल मेम्ब्रेन सी से लेकर डी। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर मान के चले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना है। मुझे एक बात बताए, कहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, डायग्राम ए में या डायग्राम टू में? सॉरी, डायग्राम वन में या डायग्राम टू में? डेफिनेटली जो डायग्राम वन है वहाँ पर ए से अगर बी तक का मैं अगर सरफेस एरिया कैलकुलेट करूँ तो वो क्या आएगा? कम आएगा। जबकि मैं बात करूँ सी से लेकर डी में, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन से मतलब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कहाँ पर ज़्यादा होगा? ज़्यादा ज़्यादा कहाँ पर हो पाएगा? ए में या बी में, वन में या टू में? यहाँ पे डेफिनेटली जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है वो डायग्राम टू में क्या होगा? बेहतरीन वे में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का रेट भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ डायग्राम ए में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो तो रहा है, लेकिन जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या क्या है? वो कम है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस वन में, और इसमें क्या होगा? सेकंड में क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर। सही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया। इसी का कोरिलेशन हमने तो पढ़ा है ना, जीआईटी फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? माइक्रोविलाइज होते हैं, वहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं, वो भी क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ताकि हमारा क्या क्या हो सके, जो फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो सके? प्रॉपर तरीके से रीअब्सॉर्ब हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चौथा फैक्टर है, क्या? सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हमने सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हमने सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया घटाया तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये कौन सा फैक्टर था? ये फोर्थ फैक्टर था। अच्छा, इसके अलावा और क्या फैक्टर है? इसके अलावा और एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं, फिफ्थ फैक्टर है हमारा थिकनेस ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यार ये नॉर्मल सी चीज़ें हम सबको पता होती है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है, इमेजिन करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन की ये दूसरी थिकनेस है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से मैंने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है, कहाँ, कौन से डायग्राम वन या डायग्राम टू, कहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो पाएगा? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, मुझे बताए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर बेहतर तरीके से हो पाएगा? डेफिनेटली जो पहली डायग्राम है वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? इजीली डिफ्यूज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो उसकी थिकनेस क्या है? वो क्या है? थिकनेस कम है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिक्रीज लेस थिकनेस। ठीक है, लेस थिकनेस। और जब थिकनेस ही लेस है तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेकंड डायग्राम में बात करूँ तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है? इंक्रीज है। तो जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा या डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। समझ आई बात? तो ये हो गया हमारा फिफ्थ फैक्टर जो हमने पढ़ा, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अभी तक हमने कितने फैक्टर्स पढ़े? 5 फैक्टर्स पढ़े। पहला था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा सोल्युबिलिटी, तीसरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, चौथा हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ अ मेम्ब्रेन, और पांचवा हमने पढ़ा थिकनेस ऑफ अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको? तो ये था क्या? ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय विच मेथड? सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताए, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैंने फिर से एक बार डायग्राम बना दिया सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बात बताना, आपको मैं सबसे पहले ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से आयन का कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होता है। देखिए, याद रखना ये बात, या लिख लेना कहीं पे। सोडियम का कंसंट्रेशन होता है
वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होता है पता है आपको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होता है? ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 135 से लेकर 145 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। अच्छा, इसके अलावा अगर पोटेशियम की बात करूँ तो मैं ये सारे के सारे जो आयंस है इनका ये कहाँ का कंसंट्रेशन है? ECF मतलब सेल के बाहर वाला। ठीक है, ये सेल के बाहर वाली वैल्यूज लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कितना होता है? ये होता है 3.5 से लेकर 5.5 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना होता है? ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 100 से लेकर 110 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अच्छा, बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना होता है सेल के बाहर मतलब या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? ये होता है 22 से लेकर 28 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये बेसिक से ये चार वैल्यूज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अभी इसी वैल्यूज की या इसी आयंस की मैं बात करता हूँ और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ का, ये जो हमने पढ़ा है, ये जो चारों आयंस का जो कंसंट्रेशन पढ़ा है, ये कहाँ का है? ये सेल के बाहर का है। ठीक है, ये लिखता हूँ मैं, देखिए ये है सेल के बाहर का, सेल के अंदर वाला नहीं है। सेल के अंदर इस जो आयंस है ये सारे के सारे डिफर करते हैं। देखिए, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि जो सोडियम है सेल के बाहर क्या है? सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा है। सोडियम सेल के अंदर क्या है? कम है या ज़्यादा है? सोडियम कम है सेल के अंदर। अच्छा, अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ, पोटेशियम सेल के बाहर कम है या ज़्यादा है? याद रखना ये बात, ये पोटेशियम हमारे सेल के बाहर क्या होता है? कम होता है। जबकि पोटेशियम सेल के अंदर क्या होता है? पोटेशियम सेल के अंदर कम होता है या ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। ये बात याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्लोराइड, अगर मैं क्लोराइड की बात करूँ तो क्लोराइड कहाँ पर ज़्यादा होता है पता है आपको? क्लोराइड का कंसंट्रेशन सेल के बाहर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। याद रखना, क्लोराइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है, ज़्यादा होता है? कम होता है। ठीक है, अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करूँ या CO3 माइनस की बात करूँ तो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होता है या ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, और बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होता है या ज़्यादा होता है? अंदर कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक से ये चार, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती है लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी हम ये चार आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो क्या सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा है? हाँ है। क्या सोडियम सेल के अंदर कम है? हाँ है। तो सोडियम ने कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए? सेल के बाहर से सेल के अंदर जाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या सोडियम डायरेक्टली सेल के अंदर जा पाएगा? क्या सोडियम यहाँ से डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? क्योंकि जो सोडियम है ये पोलर है या नॉन पोलर है? इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें तो +1 चार्ज है। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है? ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है? पोलर है या नॉन पोलर है? ये तो है नॉन पोलर। अच्छा, तो क्या पोलर मॉलिक्यूल अलाउ होता है क्या नॉन पोलर से डायरेक्टली? नहीं होता, और इसीलिए सोडियम क्या नहीं कर सकता? डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम कहाँ पर ज़्यादा होता है? सेल के अंदर। अच्छा, पोटेशियम कहाँ पर कम होता है? सेल के बाहर या सेल के अंदर? सेल के बाहर ये कम होता है और सेल के अंदर वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। मुझे एक बात बताना, सोडियम पोटेशियम कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए? पोटेशियम कहाँ पर ज़्यादा है? अंदर ज़्यादा है। पोटेशियम कहाँ पर कम है? सेल के बाहर कम है। तो पोटेशियम ने अगर डिफ्यूजन करवाना है तो कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए? सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्या ये जा पाएगा? क्या ये जा पाएगा? क्या ये जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? फिर से एक बार, कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम हमारा क्या है? पोलर है। अच्छा, पोलर है हमारा पोटेशियम मॉलिक्यूल। पोटेशियम में क्या है? पोलर है। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। क्या पोलर डायरेक्टली नॉन पोलर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल या चैनल्स। ठीक है, बट फिलहाल के तौर पे अभी हमने क्या पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्लोराइड की, तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है? सेल के बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर क्या है? कम है। तो क्लोराइड ने कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर?
डेफिनेटली क्लोराइड कहाँ से कहाँ पर जाना चाहेगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है। लेकिन क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है ये, पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारी, नॉन पोलर है। क्या पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन से जा पाएगा, नहीं पाएगा, डायरेक्टली तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर किसी मॉलिक्यूल्स की या प्रोटीन या चैनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखे सुने इसको। बाइकार्बोनेट की अगर बात करें, बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा, सेल के बाहर ज़्यादा। कहाँ पर कम, सेल के अंदर कम। तो बाइकार्बोनेट ने कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए, सेल के बाहर से सेल के अंदर जाना चाहिए। लेकिन क्या जा पाएगा, फिर से चेक करें, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है, हाँ है। क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सेल मेम्ब्रेन पर क्या चार्ज होता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, नॉन पोलर होती है। लेकिन बाइकार्बोनेट कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल। क्या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा डायरेक्टली, नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे जो भी चारों जो आयंस थे वो क्या थे, पोलर थे। और सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या है, नॉन पोलर है। इसीलिए इनका डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्टन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या चैनल्स की हेल्प लेते हैं, जो क्या करते हैं, इन चारों मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जैसे कि मान के चले ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में मैंने क्या डाल दिया अभी यहाँ पर, ये हमारे चैनल्स, ये हमारे चैनल प्रोटीन। अब ये चैनल प्रोटीन क्या करेंगे, सोडियम या बाइकार्बोनेट या पोटेशियम या क्लोराइड को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जैसे मान के चलिए सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा था, क्या सोडियम डायरेक्टली अलाउ होता था, क्या डायरेक्टली जा सकता था, नहीं जा सकता था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर मेम्ब्रेन में चैनल लगा दिया। अब क्या सोडियम जा पा रहा है, हाँ जा पा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है, देखिए सोडियम इज गोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, सोडियम इज गोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। बट विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर हेल्प हम किसकी ले रहे हैं, हेल्प किसके ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट या चैनल प्रोटीन की ले रहे हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन की ले रहे हैं। तो ये कौन सा डिफ्यूजन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें कहाँ से कहाँ पर जा रही है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो ये तो डिफ्यूजन तो होगा ही होगा। लेकिन फैसिलिटेड हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने किसकी हेल्प ली है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। ठीक है, अगर मैं पोटेशियम की अगर बात करूँ, पोटेशियम कहाँ पर ज़्यादा, सेल के बाहर कम, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा। ठीक है, तो पोटेशियम ने कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए, अंदर से बाहर। लेकिन क्या डायरेक्टली जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हमने किसकी हेल्प ली है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, चैनल्स की। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर से फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि हमने किसकी हेल्प ली है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट की अगर बात करें, बाइकार्बोनेट ये इसके लिए चैनल्स होते हैं। देखिए, क्या बाइकार्बोनेट डायरेक्टली जा पाएगा सेल के अंदर, नहीं जा पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टर लगा दिया है यहाँ पे। इसीलिए क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट इज गोइंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बात समझ में आई। कौन सा आयन बचा हमारा, क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है, ये डायग्राम फिर से, क्लोराइड का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है बताए तो, ये चैनल्स लगा दिए मैंने। क्लोराइड का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम या ज़्यादा, ज़्यादा। क्लोराइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम या ज़्यादा, कम। ठीक है, तो क्लोराइड ने कहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो क्लोराइड कुछ इस तरीके से जाएगा। लेकिन क्या ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट क्रॉस कर सकता है, नहीं क्रॉस कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव मतलब ये है पोलर, ये है पोलर। और सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, नॉन पोलर। तो क्या पोलर मॉलिक्यूल नॉन नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस कर पाएगा, नहीं क्रॉस कर पाएगा। और इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर लगा दिया। अब ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, क्लोराइड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो ठीक है, तो ये कौन सा डिफ्यूजन हो गया, फिर से फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देखे ना, क्लोराइड कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सेल के अंदर कम होता है क्लोराइड, सेल के बाहर ज़्यादा होता है। तो क्लोराइड कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, मोर लेवल टू लो, सॉरी हायर लेवल टू लोअर लेवल, जिसके चलते ये कौन सा डिफ्यूजन हो जाएगा हमारा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।